हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुलक के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुलक को जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। तकरीबन 9 प्रकार से बहुलक को वर्गीकृत किया जाता है। उसमें से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग उसमें पहला वर्गीकरण का आधार लेंगे कि एकलक जो उनकी संरचनात्मक इकाई है उसके प्रकृति के आधार पर कि किसी भी बहुलक को बनाने के लिए उसमें जो सम्मिलित एकलक है वह एकलक कितने प्रकार का है। क्या कोई बहुलक एक ही प्रकार के एकलकों से मिलकर बना हुआ है या बहुलक के निर्माण में एक से अधिक प्रकार के एकलक सम्मिलित हैं। इसके आधार पर आज हम लोग बहुलक को वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले बहुलक का वर्गीकरण। अब ये देखिए कि ये वर्गीकरण किस आधार पे है भाई। एकलक यानी संरचनात्मक इकाई की प्रवृत्ति के आधार पर। अब ये देखिए, अब संरचनात्मक की प्रवृत्ति के आधार पर अगर हम इसे बांटते हैं तो हम देख पाते हैं कि इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है समबहुलक और एक होता है सह बहुलक। देखिए, एक हो गया समबहुलक और एक हो गया सहबहुलक। इसे हम लोग होमो पॉलीमर भी कहेंगे और इसको हम कहेंगे को पॉलीमर। अब ये तो क्लियर है कि जब एकलक जो होता है, एकलक कोई भी एकलक, जब एकलक बहुलकीकरण करता है या बहुलकीकृत होता है तब जाके ये बहुलक बनाता है। यानी ये अगर मोनोमर है और ये अगर पॉलीमर है तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। अब जैसे अब चूंकि हमने बताया था कि इस जो अध्याय में है, इस चैप्टर में ज्यादातर हम लोग कार्बनिक बहुलकों के बारे में अध्ययन करेंगे। और कार्बनिक बहुलक, क्लियर बात है कि जो हमने बताया था कि ये संश्लेषित बहुलक होते हैं और ये बहुलक कार्बनिक यौगिक तो होते ही हैं। अब कार्बन की संयोजकता होती है 4। यदि हम कार्बन को उसकी संयोजकता के आधार पर अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि कार्बन, जैसे मान लिया जाए कि ये एक कार्बन अगर परमाणु होता, अगर ये देखा जाए तो ये कार्बन परमाणु होता और अभी मैं आपके सामने इसका ये एक मीथेन की संरचना में दिया। यहां पे इसे मैं हाइड्रोजन और इसे कार्बन, इसकी 4 संयोजकताएं आपको दिखाई दे रही हैं। देखा जाए 1 2 3 और ये 4। अब ये संतृप्त है। अगर मैं ये एक कार्बन का है तो मीथेन है। अगर मैं इसे 2 कार्बनों का बनाता हूं तो ये देखिए इथेन है। और इथेन जो हमने अभी इसके बनाए हैं तो इसमें सारे के सारे देखिए C2H6 1 2 3 4 5 और ये 6, तो C2H6 है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या यह संरचना एकलक हो सकती है। एकलक मतलब क्या ये आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण किया जा सकता है इससे। इसको समझने वाली बात है कि एकलक कोई भी दिया हुआ अणु एकलक होगा या नहीं होगा, इस बात को कैसे निर्धारित किया जाएगा। यानी
अगर हम ये देखें कि क्या ये एकलक है, क्या ये एकलक हो सकता है, तो इसे समझने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि अभी देखिए कोई भी यहां पे देख रहे हैं कि ये कार्बन जो परमाणु है, ये इस कार्बन परमाणु से एकल आबंध से बना हुआ है। ये एकल आबंध जब होता है तो सिग्मा आबंध होता है। उसी प्रकार ये कार्बन इस हाइड्रोजन से जो बना हुआ सब एकल आबंध है, और जब भी एकल आबंध बनता है तो सिग्मा आबंध होता है, और सिग्मा आबंध एक प्रबल आबंध होता है। इसीलिए एक बात मैं आपके दिमाग में यहां पे रखने की कोशिश करूंगा कि आप इस बात का सदैव ध्यान रखें कि जो एकलक अणु होते हैं, यानी बहुलक निर्माण की जो संरचनात्मक इकाई होती है, उस संरचनात्मक इकाई में आपके पास जो आबंध उपस्थित होने चाहिए वे द्वि आबंध कम से कम होने चाहिए, उसमें द्वि त्रि आबंध होने चाहिए। अर्थात उसमें अगर एकल आबंध के बाद जितने भी आबंध बनते हैं सारे पाई आबंध बनते हैं, और पाई आबंध चूंकि दुर्बल आबंध होते हैं। अतः अगर मैं इसके आधार पे अगर मैं ये ले लेता हूं, अब ये देखिए इसी को जरा समझिए कि ये इथेन था, इसका अगर मैं डिहाइड्रोजिनेशन कहता हूं, यानी इसके हाइड्रोजन को मैं यहां से विमुक्त कर देता हूं अभी तो इसके, और उसके बाद मैं यहां इन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आबंधित बना देता हूं। तो जैसे ही ये कार्बन बनेगा, देखिए ये ऐसे बन गया। अब ये देखिए कार्बन के बीच में क्या हो गया, द्विआबंध हो गया। ये आपका पहले इथेन था, अब एथीन है। हाँ, ये इथीन जो है ये अब एकलक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी ये देखिए इसमें असंतृप्तता आ गई, क्योंकि एक सिग्मा हुआ और दूसरा बॉन्ड क्या हो गया, पाई आबंध हो गया। अब पाई आबंध जब भी टूटता है, एक पाई आबंध टूटेगा तो दो सिग्मा आबंध का निर्माण करेगा। मतलब आपका इधर भी एक सिग्मा बन सकता है और इधर भी अभी एक सिग्मा बन सकता है। ये बात ध्यान देने वाली है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैं इसके मार्फत आपको ये अभी बताऊंगा कि जब भी कोई एकलक एक प्रक्रिया के तहत जाता है जिसे बहुलकन कहते हैं, और बहुलक बनता है, तो जो ये एकलक अणु होते हैं, कोई भी अणु एकलक होगा, इसकी क्या शर्त है? तो इसकी दो शर्तें हैं। शर्त नंबर एक कि एकलक अणु का पहला जो कंडीशन है बेटा जी, जो शर्त है कि इनमें असंतृप्तता पाई जाती है, इनमें असंतृप्तता पाई जाती है। अब ये देखिए कि असंतृप्तता अगर पाया जाता है, असंतृप्तता पाया जाता है, यानी पाई बॉन्ड पाया जाता है। पाई बॉन्ड का मतलब होता है द्विआबंध होगा या त्रिआबंध होगा। अच्छा, अगर मान लो कि द्वि या त्रिआबंध नहीं हुआ तो इसमें अभिलक्षीय समूह होंगे, चाहे हाइड्रोक्सी हो, चाहे एमीन हो, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो। यानी एकलक अणुओं में इनमें बहु अभिलक्षीय समूह उपस्थित होता है। इसमें बहु अभिलक्षीय समूह उपस्थित होता है। अब बहु अभिलक्षीय समूह का मतलब यह हो गया कि एक से अधिक एल्कोहल होगा, एमीन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, या एक एल्कोहल होगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, कुछ भी हो सकता है। एक एमीन होगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखने की बात है। ये सारी चीजें, ये दो शर्तें ध्यान रखना है। अब मैं एक एक करके आपको दोनों ही जो प्रकार आज की हमारा लेक्चर का टॉपिक है,
समबहुलक और सहबहुलक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे पहले हम समबहुलक लेते हैं। वे बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलक इकाइयों के पुनरावृत्त क्रम में जुड़ने से निर्मित होते हैं उसे समबहुलक कहते हैं। अब ये देखिए, इसमें क्लियर है कि मान लीजिए कि अगर कोई ए है तो ये जुड़ता चला जाएगा, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, जहां ए आपका एकलक होगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि अगर ए ने ए लिया और रिएक्शन किया तो ये ए एन तक जुड़ जाएगा, आपस में लंबा बनता चला जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे एथीन है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, अब इसे जरा, एथीन है, अगर मान लीजिए एन मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे मेरे पास ये एक एथीन है, समझिए जरा, अब ये एथीन बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, ये वाला थोड़ा सा मिटाते हैं, कि अगर मैं इस एथीन को देखूं तो मान लिया जाए कि CHH और मान लीजिए कि एक और एथीन मैं ले लेता हूं, ये वाला। अब ये दोनों एथीन है, मान लीजिए कि एक और एथीन मैं ले सकता हूं, ये देखिए ऐसे। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक होगा, दो होगा, तीन होगा, अनंत तक हो सकता है, मिलियंस, लाखों करोड़ों हो सकते हैं। तो अब ये जब आपस में जुड़ेंगे, मान लीजिए कि एक और C है, H है, अब ये देखिए कार्बन की संयोजकता सभी जानते हैं 4 होती है। अब ये देखिए, ये इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, ये टूट जाता है। जब ये टूटेगा तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी टूटेगा तो यहां क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये आपस में यहां जुड़ जाएगा और जुड़ के क्या बनेगा, ये जरा देखिए इसको, ये आपका बन जाएगा CHH और ये देखिए CHH और फिर ये CHH और CHH। अब जब ये टूटा तो ये आपस में जुड़ गया, फिर ये वाला इधर निकल गया, इधर भी अब ये चला गया, ये इधर निकल गया, इधर जुड़ गया। अब ये लंबी चेन बनेगी। अब ये देखिए यहां पे 2 जने जुड़े तो ये 4 कार्बनों की श्रृंखला बनी। जैसे मैं इसमें आपको जोड़ के दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, ठीक है। अब ये देखिए ये टूट गया, अब ये आपस में से जुड़ गया, ये देखिए लंबा चेन बन गया। मान लीजिए एक और जोड़ दिया मैंने, फिर ये बन गया। अब आप ये देखिए कि इस प्रकार से ये चेन आपकी लंबी होती चली जाएगी। अब कितनी लंबी होगी
इसका निर्धारण अब ये देखिए, ये आपका पॉलीथीन का एक CH2 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 ये बनता चला जाएगा। तो ये अगर एक था, मान लीजिए कि केवल ये था, तो इसे हम एथीन कहेंगे। ये क्या था बेटा? एथीन। लेकिन जब ये इस रूप में बना तो ये हो गया पॉलीथीन। पॉली माने बहु और एथीन माने उसका एकलक। ये पॉलीथीन हो गया, ये आपका एथीन और ये पॉलीथीन। तो इस प्रकार से हम ये पॉलीथीन का निर्माण, इसको हम लिखेंगे कैसे कॉपी पे, तो वो देखा जाए। जैसे पहला उदाहरण हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एन मॉलिक्यूल लीजिए और ये बहुलकन कर दीजिए, और ये CH2 CH2 ये लंबी श्रृंखला चली जाएगी। अब ये एथीन है तो ये पॉलीथीन है। अब देखिए, अगर मैं विनाइल क्लोराइड लेता, विनाइल क्लोराइड कुछ नहीं, यही फॉर्मूला होता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन को हम यहां क्लोरीन से, ये है विनाइल क्लोराइड। अब ये देखिए, ये भी एन मोल ले लीजिए और इसको भी बहुलकन कर लीजिए, तो ये भी जुड़ता चला जाएगा। CH2 ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, एक बॉन्ड उधर चला जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, और लंबी श्रृंखला। देखिए, इसके लिए मैंने बनाया हुआ है। जैसे मान लिया जाए ये एथीन था, इस एथीन में से मैंने एक हाइड्रोजन की जगह पे यहां पे क्लोरीन लगा दिया। अब ये क्या किया जाए कि मान लिया जाए कि ये अगर आपस में से बॉन्ड अगर ये तोड़ता है, ये भी तोड़ता है, अब ये क्या करेंगे कि जो ये तोड़ा इसमें ये जुड़ जाएगा और फिर ये एक लंबी श्रृंखला क्रिएट करेगा। अब ये देखिए, ये आपका PVC हो गया। मतलब एक आपका ये PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस तरह से ये आपके इस तरह से बनता चला जाएगा। ऐसे एक ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर नीचे, ये ऐसे इस तरह से क्रिएट होता चला जाएगा। ये आपका पहले विनाइल क्लोराइड था और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो यानी ये आपका CH Cl और ये N था। देखिए, ये दो हाइड्रोजन, इस पे देखिए एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन ग्रीन वाला, और ये लंबी श्रृंखला बनती चली जाएगी। देखिए ऐसे, इस तरह से इस चीज को समझते हैं। अगर मान लीजिए कि एक और होता है एक्राइलोनाइट्राइल CH, यहां CN होता है बेटा, इसको बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल। अब ये देखिए, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, देखिए इसका भी मैंने बनाया। जैसे ये देखिए, पहली ये देखिए कार्बन, कार्बन से दो हाइड्रोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये आपका एक हाइड्रोजन और एक जो ये CN जुड़ा हुआ है, देखिए ये C और उससे जुड़ा हुआ ये एक नाइट्रोजन। अब इसका भी होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और आपस में जुड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हम चलेंगे। तो ये N मोल लिया, बहुलकन किया, तो ये क्या बन गया बेटा? CHCl, और ये देखिए ये हो गया पॉली एक्राइलो नाइट्राइल।
देखो बेटा, पॉली का पी, एक्राइलो का ए और नाइट्राइल का एन, पैन इसको बोलते हैं। ऐसे ही एक था पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ये सब समबहुलक है। इसी प्रकार बेटा जी अगर मैं स्टाइरिन की बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं स्टाइरिन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे बेटा एक रिंग जुड़ा होता है, इसको स्टाइरिन बोलते हैं, स्टाइरिन। इसमें भी ये बॉन्ड टूट जाएगा इधर, और ये हो जाएगा, यहां बहुलकन हो गया, और ये हो जाएगा CH2 CH, और ये होगा पॉलीस्टीरीन। पॉलीब्यूटाडाइन, अब देखिए ब्यूटाडाइन माने क्या, देखिए 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो ब्यूट, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1 2 3, यानी 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, ऐसे। तो इसको अगर हम देखें तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा ब्यूट 1,3 डाइन। अब ये खुलेगा तो बेटा ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, ये इधर, और ये दोनों बीच में, जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड इधर खुल गया, ये बाहर की तरफ, ये वाला इधर खुल गया। अब ये देखिए इधर खुल गया, तो इसके पास अब इसको 4 बॉन्ड बनाना है ना बीच में, तो बीच में ये ऐसे आपस में जुड़ जाएगा और एक बहुलक बनेगा यहां पर। अब ये देखिए दोनों साइड से खुला चला जाएगा, इधर भी ये खुलेगा, ये भी ये खुलेगा, यानी कैसे खुलेगा भाई, ये आपका पॉलीमराइजेशन होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये हो गया पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका, ये देखिए आपके पास ये आपका कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका समबहुलकन हुआ, समबहुलकन। समबहुलकन में एक ही प्रकार का एकलक आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इसमें हमने आपको 5 चीजें देखा आप लोगों ने, पॉलीथीन, पीवीसी, PAN, पॉलीस्टरीन और पॉलीब्यूटाडाइन। इस तरह से पॉलीप्रोपीन भी ले सकते थे आप, जैसे मान लीजिए CH2CH, CH3। अब इसको अगर ले लेते तो ये देखिए एक प्रोपीन, 1 2 3 प्रोप डबल बॉन्डिंग, और इसी को अगर आप जोड़ते हैं तो CH2CH, नीचे CH3 और ये N तक जाएगा, ये हो गया पॉली प्रोपीन। तो इसी प्रकार देखिए इसका नाम में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। एथीन है तो पॉलीथीन हो गया, विनाइल क्लोराइड है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल है तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल हो गया, है कि नहीं। प्रोपीन है तो पॉलीप्रोपीन हो गया, केवल पॉली लगा देना, पॉली मतलब अनेक,
पॉली माने मेनी, मेनी माने बहुत सारे जुड़ गए तो पॉली हो गया। तो इसका नाम भी बहुत सिंपल सा है। अब जो मेन है वो दूसरा प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक से अधिक प्रकार के एकलकों का प्रयोग किया जाएगा। अब जरा देखिए, अब एक से अधिक प्रकार के एकलकों को प्रयोग करने के लिए हम लोग देखते हैं, उसे हम सह बहुलक कहते हैं। सह बहुलक, बहुलक का वह प्रकार जो एक से अधिक प्रकार के एकलकों को आपस में जुड़ने से बनता है। यानी बहुलक का वह प्रकार जो एक से अधिक प्रकार के एकलकों के आपस में जुड़ने से निर्मित होता है। जो एक से अधिक प्रकार के एकलकों के आपस में जुड़ने से निर्मित होता है। अब देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो अब ये तो क्लियर हो गया कि इसमें एकलक एक से अधिक प्रकार के होंगे, लेकिन वो जुड़ेंगे किस प्रकार से, इस आधार पे अगर हम सह बहुलक को अगर बांटते हैं तो ये 4 कैटेगरी में बनते हैं। 4 कैटेगरी। एक होता है एकांतरित, एकांतरित बहुलक। अब एकांतर माने अल्टरनेट, एक छोड़ के एक। अगर मान लिया जाए कि एकलक, अगर ये सोचा जाए कि एकलक 2 है, ए और बी, अगर ये 2 एकलक है तो ये आपस में जुड़ता चला जाएगा। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि इसको मैं थोड़ा सा क्ले की सहायता से समझा। ये देखिए, ये मैं ये ब्लू वाले को मैं ए मान लो और ये व्हाइट वाले को बी, तो ये आपस में कैसे जुड़ेगा? जैसे ए से बी जुड़ गया, फिर उससे ए जुड़ गया, फिर उससे बी जुड़ गया। अगर मैं इसको देखूं तो ये आपस में इस प्रकार से जुड़ता चला जाएगा, और ये जैसे ही आपस में जुड़ता जाएगा आपको एक प्रकार का यहां पे देखा जाए, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे इसको इंगेज करता चला जाऊंगा, फिर इसके बाद आपका ए, फिर उसके बगल में बी, इस प्रकार से ये जुड़ता चला जाएगा। यानी ए बी ए बी ए बी और ये अनंत तक जाएगा। अब ये जो आबंध होंगे ये सहसंयोजी आबंध। एग्जाम में आता है कि ये ए बी ए बी ए बी किस प्रकार का बहुलक है। तो पहली बात तो बेटा ये सह बहुलक है, कोपॉलीमर। और दूसरी बात अगर हम इसकी बात करें तो ये कोपॉलीमर होने के साथ साथ ये एकांतरित बहुलक है। दूसरा है ब्लॉक बहुलक, ब्लॉक बहुलक। अब देखिए, ब्लॉक बहुलक में क्या है कि ब्लॉक रहेगा, जैसे 3-3 4-4 का ब्लॉक बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए, अगर हम ये देखें, जैसे ये व्हाइट 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 का 3 जुड़ गया है ना, तो अगला जो 3 जुड़ेगा वो इनका जुड़ जाएगा दूसरे वाले क्रम का।
ये आपका दूसरा क्रम जुड़ गया यहां पे। फिर उसके आगे देखेंगे तो फिर व्हाइट जुड़ गया उसके आगे। तो माने ब्लॉक बनता जाएगा। ब्लॉक माने क्या, पहले एक प्रकार का, फिर दूसरा प्रकार, फिर माने एक ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक। पहले एक के चार आ गए। कोई जरूरी नहीं है कि दो होंगे कि चार होंगे, लेकिन जब भी होंगे एक झुंड में होंगे। एक मतलब एक उनका ब्लॉकिंग सिस्टम होगा, चाहे 10 हो, 20 हो, 100 हो, कितने भी हो, लाइन से हो। अगर ए है तो कुछ दूर तक ए चलेगा, फिर बी है तो कुछ दूर तक बी चलेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बी, ऐसे। इसमें क्या हो गया कि जैसे ए, फिर बी, 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 ए, बी, 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 इसी प्रकार से बेटा चलता रहेगा। अगला जो है रैंडम, अनियमित। अनियमित या इसको रैंडम भी बोलते हैं। कोई नियम कानून नहीं कि कैसे होगा, कोई नियम नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका कोई भी सिस्टम नहीं है। जैसे आप, ये आपका ए हो गया, इसके बगल में ऐसे ऐसे जुड़ता चला जाएगा, दो बी हो गया, फिर आपके पास ए, बी, 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 ऐसा कोई भी चीजें। जैसे मान लीजिए कि हम इसको इस तरह से ना छोड़ के ऐसा मान लीजिए ए, बी, ये देखिए ये दो जुड़ गए, इसके बगल में कोई दूसरे आ गए दो, ऐसे। अगली बार में अल्टरनेट आ गए दो। कोई रूल नहीं है कि कैसे आएंगे। ये ऐसे आ गए दो, फिर ये आपका येलो आ गया, फिर ऐसे आ गए। कोई रूल नहीं है कि कैसे बनेगा। अब आगे मान लीजिए कि उसके केवल वही आ गए, 3 आ गए ये। तो अगर ऐसे है कि इसका कोई नियम नहीं है तो उसे हम रैंडम या अनियमित, यानी एकलक अगर अनियमित क्रम से श्रृंखलित होते हैं, यदि एकलक की अनियमित श्रृंखला बनती है, माने ए, बी, बी, ए, बी, बी, ए, बी, ए, बी, ऐसे। सबसे जो मेन है ग्राफ्टिंग बहुलक। ग्राफ्टिंग बहुलक में क्या होता है कि पहली बात तो कि इसमें 2 प्रकार के एकलक आते हैं। एक एकलक का श्रृंखला बनेगा, चेन, और दूसरे जो एकलक रहेगा वो उसमें जगह जगह पे ग्राफ्ट क्रिएट करेगा, यानी शाखाएं बनाएगा। जैसे कैसे, अगर मैं ग्राफ्टिंग बहुलक की बात करूं तो जैसे ए, ये देखिए बेटा, ये बहुत सारा लंबा चेन बनेगा। ये इसे हम कंकाल बना, मैंने स्केलेटन क्रिएट करेगा, बैकबोन इसी का रहेगा। अब इस पे जहां तहां मान लीजिए यहां से बी, 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 यहां से मान लीजिए फिर बी, फिर यहां से मान लीजिए बी, इस तरह से। इस तरह से क्रिएट करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तो आपको चेन बना लेना है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर कोई सारा एक ही कलर का एक चेन बन जाए और दूसरा उसमें क्रिएट कर लेंगे हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका इस तरह का, यहां पर एक व्हाइट का मान लीजिए कि चेन बन जाता है, और उसमें कहीं कहीं पे जैसे मान लीजिए कि ये अब ये बन गया, और बीच में कहीं कहीं से जैसे मान लीजिए ब्लू वाले का नीचे की तरफ चेन निकलता चला जाता है।
जैसे इस तरह से नीचे की तरफ चेन निकालता चला जाता, तो ये ग्राफ्टिंग हो जाता, फिर 2 छोड़ के ग्राफ्टिंग हो जाता। तो ये आपके सह बहुलक के 4 प्रकार हो गए। लेकिन इसका उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण में जैसे एक तो बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, गुना एन। वही ब्यूटाडाइन CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस एक क्राइलोनाइट्राइल C। अब कुछ नहीं करना, देखिए ये ब्यूटाडाइन है 1,3 डाई, और ये एक क्राइलो नाइट्राइल। अब देखो बेटा, जब ये जुड़ेगा तो ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, ये इधर खुल जाएगा, फिर ये इधर और फिर ये इधर, और ये दोनों आपस में यहां पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो पहले देखिए एक एक करके करते हैं। पहले यहां से लिखते हैं CH2, पहले लिख लेते हैं पूरा CH CH2। अब देखिए बेटा, ये बॉन्ड मिटा है तो एक इधर लाइन आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया, और एक इधर से जो आया यहां डबल बॉन्ड आ गया, और फिर जो इधर गया वो यहां बन गया। यहां पे डबल बॉन्ड था, अरे था ना, तो वो यहां पे क्रिएट कर गया और एक इधर खुल गया। तो इस प्रकार से अगर ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आपका बुना एन, ब्यूटाडाइन, एन माने नाइट्राइन, तो ये हो गया बुना एन। इसी को हम NBR भी बोलते हैं, ठीक है। अब बुना एस एक होता है, तो बुना एस में क्या होता है, इसी की जगह पे स्टाइरीन आ जाता है। स्टाइरीन माने क्या, यहां पर ये स्टाइरीन हो गया। अब स्टाइरीन हो गया तो सब कुछ वही रहेगा, यहां पे रिंग जुड़ जाएगा, इससे इनके गुण बदल जाते हैं, क्योंकि उसमें उपस्थित अभिलक्षीय समूह, तो सारे गुण बदल जाएगा, भौतिक रासायनिक सब कुछ, उससे उसका उपयोग भी बदल जाएगा। तो ये बात होती है। तो ये अब बुना एस कहलाएगा, या इसे SBR कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये दूसरा उदाहरण हो गया बुना एस। अगर मैं नाइलॉन 66 की बात कर लेते हैं, नाइलॉन 66 भी इसी का एक प्रकार है। तो नाइलॉन 66 कैसे हो गया भाई, कि अगर आप देखें कि नाइलॉन 66 अब देखिए 66 का मतलब है कि 6 कार्बन का वाले यौगिकों का एक लग है। इसमें 2 ऐसे एक लग है जिसमें 6 कार्बन है। दिस 6 रिप्रेजेंट, ये जो 6 है वो क्या प्रदर्शित करता है कि उसके एकलक में कितने कार्बन उपस्थित हैं। इस बात को समझिए, यानी कहने का मतलब होता है कि अगर नाइलॉन है तो एक तो हो गया हेक्सामेथाइल डाइएमीन, यानी NH2 CH2, ये 6 है, CH2 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 6 बार। उसके बाद NH2, ये हो गया हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। अब ये देखिए, अब यहां पे ये एकल आबंधित है और एक है एडीपी कम। एक क्या है, एडीपी कम, यानी COOH CH2 की COOH। अब ये देखिए बेटा, यहां पर कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है, यानी असंतृप्तता तो नहीं है। लेकिन देखिए
यहां भी अभिलक्षीय समूह 2 हो गए, एक से ज्यादा, यहां भी अभिलक्षीय समूह 2 हो गए, एक से ज्यादा। तो जब ये आपस में एन मोल ये ले लीजिए, एन मोल ये ले लीजिए, तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो इसका OH और इसका H ये निकल जाएगा। क्या निकले भाई? पानी बन के निकल जाएगा। इसका भी ये OH किसी के साथ पानी बन के निकल जाएगा और इसका भी H निकलेगा। तो जब ये H हटेगा तो अपने पीछे एक वैलेंसी छोड़ के जाएगा ना, एक संयोजकता बच जाएगी ना। वही संयोजकता दूसरे वाले से, दूसरा मतलब इसका H किसी के OH से, फिर उसका OH किसी के H से, ऐसे ही पानी निकलता जाएगा और ये जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएंगे? जरा स्ट्रक्चर लिखते हैं। NH2 था तो एक H निकल गया, तो क्या बच गया? HN, फिर CH2 कितनी बार बेटा? 6 बार। फिर यहां देखिए NH बना, उसका CO बचा हुआ है, C डबल बॉन्ड हो, और फिर CH2 4 बार। आप इसको CO भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां CO भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये CO और फिर ये N बार। अब ये देखिए बेटा जी, ये एमाइड लिंकेज है, यही है पूरा नाइलॉन। ये पूरा क्या है? नाइलॉन है। नाइलॉन 6 इसके लिए, और ये 6 देखिए 4 5 और ये 6, तो ये नाइलॉन 6 है। नाइलॉन की और भी कैटेगरी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये नाइलॉन 6 है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज जो बहुलक का जो हम लोगों ने प्रकार पढ़ा वो 2 प्रकार से पढ़ा, एक समबहुलक और एक सहबहुलक। किस आधार पे? इस आधार पे कि जो बहुलक बन रहे हैं उनको बनाने के लिए संरचनात्मक इकाइयां, जिसे आप एकलक कह रहे हैं, वो जो लगी हुई हैं वो कितने प्रकार की हैं? एक प्रकार की हैं या एक से अधिक प्रकार की हैं? अगर एक ही प्रकार की जुड़ती चली गई तो उसे हम सम माने समान, एक समबहुलक कहेंगे, और एक से अधिक प्रकार माने मतलब एक साथ मिलकर बना रहे हैं तो उसे सहबहुलक कहेंगे, यानी होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। तो और कोपॉलीमर के हमने 4 प्रकार बताए, कौन कौन? एकांतरित, ब्लॉक, आपका ग्राफ्टिंग, और एक अनियमित यानी रैंडम, और बाकी उसके 6 उदाहरण और इसके हमने 3 उदाहरण दिए। तो इन सबको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।